जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू बी फाइन। ओके, गोइंग ग्रेट, गोइंग गुड, सब ठीक चल रहा है। ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, पढ़ाई चल रही होगी। ओके, एंड वर्क हार्ड। ओके, अपना नाम भी रोशन करो, अपने साथ अपने जितने भी एसोसिएटेड लोग हैं, जब आप मेहनत करोगे, अच्छे रिजल्ट्स लोगे, तो आपके साथ जितने भी अटैच लोग हैं वो भी प्राउड फील करेंगे, लाइक टीचर्स, लाइक पेरेंट्स, लाइक योर फ्रेंड्स। ओके जी, सो आई होप बेस्ट फॉर यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. And last time what we were discussing the feedback part. As you know, chapter 5, feedback chapter number 5. Okay, so feedback में हमने जो start करना है, that is the barriers to effective feedback. अब feedback देने में आपको क्या क्या problem आते हैं वो इंशाल्लाह हम यहाँ से continue करेंगे. Barriers to effective feedback. अब आपको बैरियर का तो वर्ड पता ही है कि बैरियर का क्या मतलब होता है. यू नो ना बैरियर क्या होते हैं? यू नो वेरी वेल जी. सो बैरियर्स एक अच्छा इफेक्टिव होता है. एक अच्छा फीडबैक देने में आपको किस तरह के चैलेंजेस फेस हो सकते हैं, किस तरह की मुश्किलात आ सकती हैं, किस तरह से रुकावटें आपको आ सकती हैं, दैट यू हैव टू इनकाउंटर. जब तक आप इन बैरियर्स को इनकाउंटर नहीं करेंगे आपको जो फीडबैक होगा वो सही नहीं आएगा. ठीक है जी. So be careful to remain neutral and objective. Suppose आपने मेरे बारे में फीडबैक देना है, टीचर्स के बारे में फीडबैक देना है. So be careful to remain neutral and objective. जब भी आपने फीडबैक देना है तो आपने न्यूट्रल होकर देना है, आपने बायस्ड होकर नहीं देना, क्योंकि आपने सिर्फ मैसेज का फीडबैक देना. ऑब्जेक्टिव होता है जो फीडबैक दिया जाता है वो इंसान का नहीं दिया जाता बल्कि मैसेज का. सपोज आपने मेरा फीडबैक देना है तो आपने मेरी कारकर्दगी का फीडबैक देना, ना कि मेरा फीडबैक देना. हमारा प्रॉब्लम क्या है, इस कल्चर में प्रॉब्लम क्या है, जिस तरह से आप फीडबैक देते हैं पॉलिटिशियंस का, इमरान खान का फीडबैक देंगे या नवाज शरीफ का या जरदारी का, तो हम पर्सनल फीडबैक देते हैं जो कि बड़ा रॉन्ग है, क्योंकि हमने उनकी कारकर्दगी का फीडबैक देना होता है. हमारे यहाँ क्या कि हम पर्सनल एसोसिएशन करके उसका फीडबैक, अगर हम पर्सनल लाइक है तो बेशक जितना मर्जी वो खराब काम करे, उसकी परफॉर्मेंस लो हो, फिर भी हम उसको अच्छा कंसिडर करेंगे. ठीक है. और अगर पर्सन अच्छा आपको लाइक नहीं है, जितना मर्जी अच्छा काम करे, फिर भी हम उसका फीडबैक बुरा देने वाले. तो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है फीडबैक की, हमें पता ही नहीं कि हमने फीडबैक कैसे देना होता है. हमारी जो प्रॉब्लम फीडबैक की कि हम फीडबैक देते हैं पर्सन की बेस पे, पर्सन एफिलिएशन की बेस पे, पर्सनल लाइक डिसलाइकनेस की बेस पे. पर्सन को इंपॉर्टेंस नहीं देनी, पर्सन के मैसेज को इंपॉर्टेंस देनी है, पर्सन की परफॉर्मेंस को इंपॉर्टेंस देनी है, पर्सन की कारकर्दगी को इंपॉर्टेंस देनी है, पर्सन की जो फंक्शनैलिटी है उसको इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि वो आपको कितनी आसानियां बांट रहे हैं आपकी लाइफ में उसको इंपॉर्टेंस देनी है. क्योंकि दिस इज, अगर उसकी वजह से आपकी जिंदगी में आसानियां आ रही हैं तो फिर आपने उसका फीडबैक अच्छा देना है. अगर उसकी वजह से आपकी जिंदगी में मुश्किलात ज्यादा बढ़ रही हैं तो फिर आपने उसका फीडबैक अच्छा नहीं देना. तो ये बेसिकली कहना चाह रहा है, बी केयरफुल टू रिमेन न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव व्हेन प्रोवाइडिंग फीडबैक एज पार्ट ऑफ द एक्टिव लिसनिंग. जब भी आपने एक्टिव लिसनिंग का, जब भी आपने फीडबैक देना है तो आपने बिल्कुल ऑब्जेक्टिव मकसद का देना है, ऑब्जेक्टिव का देना है, ना कि आपने पर्सन का देना है. ठीक है. रिमेंबर दैट द लिसनिंग पार्ट इज अबाउट इंटरप्रेटिंग द स्पीकर मैसेज रादर देन जजिंग इट और कमेंटिंग इट. ठीक है जी. रिमेंबर दैट लिसनिंग इज पार्ट इज, जब आप लिसनिंग कर रहे होते हैं और जब आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं तो आपने स्पीकर के मैसेज को फीडबैक देना है, ना कि उसको पर्सनली जज करना है या उस पर आपने कमेंट करना है. ठीक है. पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, आई एम नॉट इंपॉर्टेंट, माई मैसेज इज इंपॉर्टेंट. फॉर इस बात को याद रखना, आई एम नॉट इंपॉर्टेंट, माई मैसेज इज इंपॉर्टेंट, माई लेक्चरिंग इज इंपॉर्टेंट, माई नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, माई कॉम्पिटेंसी इज इंपॉर्टेंट, माई एबिलिटी इज इंपॉर्टेंट. देखोगे जी. तो मैसेज यू कम्युनिकेट बैक कुड बी इंटरप्रेटेड एज वन ऑफ दीज. अब आप जो मैसेज बैक करते हो, जो फीडबैक देते हो, वो आप चार तरह से देते हो. द फर्स्ट वन इज कंफर्मेशन, जिसमें एफर्मेशन और कंफर्मेशन बोथ आर सेम. यस सर, आई अंडरस्टैंड. आप कंफर्म करते हो कि सर मैसेज अंडरस्टैंड हो गया, एवरीथिंग इज ओके, ऑल इज वेल, दैट इज कॉल्ड द कंफर्मेशन. नेक्स्ट इज कम्प्लीमेंट, जहां पे आप मैसेज को इतना अच्छा अंडरस्टैंड करते हो कि आप साथ क्लैपिंग भी करते हो. ये एक्सट्रीम एप्रिसिएशन है, एक्सट्रीम फीडबैक है कि आपने सिर्फ उसके मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं किया, सिर्फ आपने उसको अच्छे तरीके इंटरप्रेट नहीं किया, बल्कि आप
दिल से उस पर्सन को अप्रिशिएट कर रहे हो। कंफर्मेशन में होता है सिर्फ आप मेंटली तौर पे उसको अंडरस्टैंड करते हो, दिल से शायद इतना एग्री करे या ना करे। लेकिन कम्प्लीमेंट में होता है कि जहाँ पे दिल भी इन्वॉल्व हो जाता है और दिल भी उस बात को एक्सेप्ट करता है कि यस okay, I accept this thing with the core of my heart, that is called the compliment। अब थर्ड है कन्फ्रंटेशन। पहले मैं नीचे क्रिटिसिज्म को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले क्रिटिसिज्म होता है कि जहाँ पे आपका फीडबैक शुरू में नेगेटिव होता है कि आप बातों से कहते हो कि यार इसमें ये इंप्रूव होना चाहिए, ठीक है। तनकीद बाय तामीर कि इस चीज़ में ये इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, इसको इंप्रूव करना चाहिए। जिस तरह से हम शुरू में गवर्नमेंट की बात करें तो शुरू में हम क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। अगर फिर भी बात ना बने गवर्नमेंट फिर भी आपके बाद, फिर हम अल्टीमेटली कन्फ्रंटेशन करते हैं। और कन्फ्रंटेशन होता है कि जहाँ पे हम फिर कन्फ्रंटेशन होता है कि जहाँ पे फिर हम जोर ज़बरदस्ती करते हैं, जहाँ पे फिजिकल इन्वॉल्व हो जाते हैं, हड़तालें करते हैं, जहाँ पे हम तोड़ फोड़ करते हैं। कन्फ्रंटेशन होता है कि जहाँ पे जब आपकी क्रिटिसिज्म से बात नहीं सुनी जाती, जब क्रिटिसिज्म चीज़ें इंप्रूव नहीं होती, तो फिर अल्टीमेटली आप लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं, ठीक। कन्फ्रंटेशन जिस तरह से अगर आप मुझे बोले सर आपने चीज़ इंप्रूव करनी है और मैं इंप्रूव ना करूँ तो फिर आप कन्फ्रंटेशन करेंगे, फिर आप जो है ना वो एक्सट्रीम हो जाएंगे। जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जो फीडबैक होता है नेगेटिव फॉर्म में, जहाँ पे आप फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पे आप किसी की लड़ाई पर भी उतर आते हैं समटाइम्स, तो दिस इज कॉल्ड द कन्फ्रंटेशन। आई होप यू अंडरस्टूड दीज 4 फैक्टर्स अबाउट द फीडबैक। पहले जो 2 हैं, द फीडबैक लिसनर पोजीशन देयर फीडबैक फॉर्मली इन द फर्स्ट कैटेगरी, द इफेक्टिव लिसनर। जो अच्छे लिसनर्स होते हैं वो उनके जो फीडबैक्स होते हैं वो शुरू के 2 में फॉल करते हैं, या तो कन्फर्मेशन में या कम्प्लीमेंट में। मोस्टली कन्फर्मेशन में फॉल करते हैं, कम्प्लीमेंट में ज़रा कम ही फॉल करते हैं। आपको पता है अभी आप उस स्टेज पे नहीं होते कि आप कम्प्लीमेंट करें, आप इतना एक्टिवली नहीं सुनते, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स हैं वो कम्प्लीमेंट करते हैं, वो तालियां बजाते हैं। इसलिए जब आप प्रोफेशनल की ट्रेनिंग्स में जाएँ तो वो बाद में तालियां बजाते हैं, देखिए। लेकिन आप लोग कभी भी ऐसा तालियां नहीं बजाते, आपको पता ही आज तक कभी आपने टीचर्स के लिए ऐसा तालियां नहीं बजाई होंगी जी। सो द इंटरप्रेटिंग, दैट्स अ न्यू टॉपिक, इंटरप्रेटिंग। अब हम इंफॉर्मेशन को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन हम वो डिस्कस करने वाले। जी, दिस इज दी 7.3। अब हम इंफॉर्मेशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंडिंग के बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो इंटरप्रेटिंग का है। तो वो हम किस तरह से करते हैं, लाइक आपने लेक्चर को सुन रहे हो और इसको आप किस तरह से मेमोराइज कर रहे हो, किस तरह से इसको अपने ज़हन में बिठा रहे हो, क्योंकि किस तरह से आप इससे न्यू आइडिया जनरेट कर रहे हो, क्योंकि दिस ऑल इज कॉल्ड द इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। दैट्स वेरी टेक्निकल कि इंसान अपने जहन में इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करता है, लिसनिंग के बाद कैसे वो न्यू ख्यालात जनरेट करता है, कैसे उसको अंडरस्टैंड करता है। यू हैव सीन नंबर ऑफ टाइम इन दिस चैप्टर दैट लिसनिंग इन्वॉल्व इंटरप्रेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन दैट यू हियर। आपने इस चैप्टर में कई दफ़ा पढ़ चुके हो, कई दफ़ा गो थ्रू कर चुके हो कि लिसनिंग इन्वॉल्व कि लिसनिंग से हम इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। पहला मकसद होता है इंटरप्रेट का, अगर इंटरप्रेट ना कर सको फिर इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करो। द पॉइंट बिलो प्रोवाइड गाइडेंस टू असिस्ट इन इंटरप्रेटिंग। अब नीचे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आपको हेल्प आउट करेगी कि आपने इन्फॉर्मेशन किस तरह से इंटरप्रेट करना है। द फर्स्ट वन इज द ओपन माइंडेडनेस क्रिटिकल। ओपन माइंडेडनेस क्रिटिकल, सबसे पहले आपने मेरी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना है तो आपने अपने माइंड को ओपन रखना है, क्लोज नहीं रखना। क्लोज है वही बायसनेस वाली बात है, प्रेजुडिस वाली बात है कि बंदा मेरे मुताबिक नहीं है, टाइम मेरे मुताबिक नहीं, लेक्चर मेरे मुताबिक नहीं। आपको जो मिल रहा है अच्छा मिल रहा है उसको रिसीव करना। ओपन माइंड, क्लोज माइंड बिल्कुल आपने नहीं होना है। यू आर सपोज टू बी ओपन माइंड पर्सन। क्लियर जी, जितना ओपन माइंड होंगे इतना अच्छा अंडरस्टैंड होगा। यू आर नॉट सपोज टू बी क्लोज। अगेन सेइंग टू ओपन माइंड मीन प्री कंसेप्शन कोई नहीं होनी चाहिए, ज़हन में पहले कुछ नहीं होना चाहिए। यू जस्ट हैव टू लिसन एंड यू जस्ट हैव टू एब्जॉर्ब ऑल द मैसेज, ठीक है। आपने मेरे पूरे लेक्चर को सुनना है और इससे आपने अच्छा मैसेज गेन करना है जी। कीप रिविंग द गोल्स, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट अब सेकंड प्रॉब्लम यह है कि हम जब सुन रहे होते हैं ना, पूरा लेक्चर आपने सुनना है या आपने सीए गो थ्रू करना है, AFC, तो आप डेली बेसिस पे सेम गोल पे नहीं रह सकते। कभी आपके जहन में क्या आएगा, यार सीए बड़ा मुश्किल है, नहीं होएगा। कभी आपके जहन में कुछ आएगा, आज मुझे नींद आ रही है, आज मैं लेजी हूँ। कीप रिविंग द गोल्स होता है कि आपने सुनना है तो सुनना है और डेली आपने अपने आप को याद दहानी करानी है कि मैंने क्यों सुनना है,
डेली रिपीट करना है, आई हैव टू लिसन, व्हाई हैव टू लिसन, आई हैव टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अपने आप को मोटिवेट रखना है, कीप द गोल, अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने गोल को मोटिवेट रखना, अपनी जिंदगी के मकसद को मोटिवेट रखना, अपनी डेस्टिनेशन को, अपनी मंजिल को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए उसमें हमेशा अपने आप को इंस्पायर्ड रखना, या मैंने करना है तो करना है, या कीप रिव्यूइंग द गोल कि मेरा मकसद क्या है, मैं क्यों सुन रहा हूँ। क्योंकि शैतान आपके साथ लगा हुआ है, वो सुबह शाम कभी आपको राइट करेगा कभी लेफ्ट करेगा, वो आपको इन ख्यालात में डाल देगा कि आप खुद ही डाउटफुल हो जाएंगे कि पता नहीं मैं सीए कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता। ठीक है जी। सो बेसिस आर प्रेमिस दैट कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन टू गिव द मैसेज, बेसिस आर प्रेमिस दैट कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन टू गिव अ मैसेज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है जी। सो जो मैसेज कॉन्टेक्स्ट है उसकी बेस को आपने मतलब एक गोल से अटैच रखना है, आपने अपनी बेस को कहीं राइट या लेफ्ट मूव नहीं करना, कोशिश करनी है कि जो आपका मकसद है आप अपने मकसद के साथ अटैच रहें। ठीक है जी जी। सो कीप रिव्यूइंग द गोल्स, बेसिस आर प्रेमिसेस a premise that a communication is based on to give the message context। आपने अपने कॉन्टेक्स्ट को चेंज नहीं होने देना, आपका कॉन्टेक्स्ट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एट एनी कॉस्ट। तो आपने अपने कॉन्टेक्स्ट को आप ये बोलना शुरू कर दो कि शैतान आपके दिल में डाली, इट्स वेरी टफ, वेरी डिफिकल्ट टू गो थ्रू इट, सो दैट इज योर चेंजिंग द कॉन्टेक्स्ट। अगर आप अपने कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर दिया, आपकी कम्युनिकेशन फ्लॉप होने वाली है। ठीक है जी, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। अब थर्ड क्या है जी, ऑर्गेनाइज द डाटा इनटू लॉजिकल ग्रुप। अब आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, आप सारी इंफॉर्मेशन को 3 तरह से कैटेगराइज कर रहे हो, उसको लॉजिक ग्रुप्स में लेके। द फर्स्ट वन इज कैटेगराइज। सपोज अब मुझे बताएं कि आपने कंप्लीटनेस कहाँ पे पढ़ा, कहाँ पे पढ़ा? आप कहेंगे 7 C's में पढ़ा, ऐसे ही है ना। अब ये बताएं कि आपने सेल्फ इस्टीम कहाँ पढ़ा, अब आप बोलेंगे इंट्रापर्सनल में पढ़ा। अब आप ये बताएं कि ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन कहाँ पढ़ी आपने, इंटरपर्सनल में पढ़ी। अब आप ये बताएं कि आपने 1 अप 1 डाउन एंड 1 अक्रॉस कम्युनिकेशन कहाँ पढ़ी। अब आपको पता है कि आपने उस सिमेट्री को कम्प्लीमेंट्री में पढ़ी, ऐसा ही है ना। अब ये है कि हम जो इन्फॉर्मेशन को याद रखते हैं वो कैटेगराइज करके रखते हैं, उसको किसी ग्रुप में रखते हैं। लाइक इस इन्फॉर्मेशन को जब भी आपके सामने एमसीक्यू आएगा, आपके सामने जो एमसीक्यूज आते हैं, सबसे पहले आप देखते हो कि ये कौन से टॉपिक से आया है, ऐसा ही है ना यार, कौन से टॉपिक से कौन सी हेडिंग से आया है। तो इस तरह से आप इन्फॉर्मेशन को याद रखते हो। तो पहले आप इन्फॉर्मेशन को याद रखते हो वो किसके थ्रू, कैटेगरीज के थ्रू, फिर उसके बाद क्रोनोलॉजिकल। अब कंप्लीटनेस की बात करें तो कंप्लीटनेस कहाँ पे पढ़ा आपने, 7। अब 7 C's कहाँ पे है, चैप्टर 3 में। अगर बात करूँ सेल्फ स्टीम की तो आपने कहाँ पढ़ा, इंट्रापर्सनल में। अब कहाँ पे, चैप्टर 4 में है। ठीक है, तो फिर आप उसको क्रोनोलॉजिकली भी याद रखते हो, क्रोनोलॉजिकल नंबर्स के साथ याद रखते हो। सबसे पहले आप उसको क्लासीफाई करते हो कि यार ये इन्फॉर्मेशन, ये एमसीक्यू कौन से टॉपिक से आया है। फिर उसको नंबरिंग भी देते हो कि यार ये टॉपिक कौन से नंबर पे, कौन से चैप्टर में फॉलो कर रहा था, चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में, चैप्टर 5 में, चैप्टर 1 में। दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल। उसके बाद मेजरमेंट। कई चीजें ऐसी होती हैं कि जिनके साथ हम ना तो क्लासीफाई कर सकते हैं, देखिए, ना हम उनको उनको नंबर असाइन कर सकते हैं, लेकिन हम उनके साइज के बेस पर उनको उसको याद रख सकते हैं। सपोज इफ यू टॉक अबाउट द मीनार पाकिस्तान, तो फौरन आपके जहन में आएगा वो एक मीनार पाकिस्तान, उसका साइज आपके जहन में आ जाएगा। अगर इफ आई टॉक अबाउट एफिल टावर, वो आपके जहन में आ जाएगा। इफ आई टॉक अबाउट एम्पोरियम, तो फौरन आपके जहन में उसका मेजरमेंट, उसका साइज, उसके वो जो स्ट्रक्चर है वो आपके जहन में आ जाएगा। ठीक है जी। सो ये कहना चाह रहा है कुछ चीज़ें जिंदगी में ऐसी हैं कि उनको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, ना ही क्रोनोलॉजिकल उसमें लेके आ सकते हैं, लेकिन हम उनको मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ साइज। ठीक है, उनको मेजर कर सकते हैं। यहाँ तो ओके हो गया जी। उसके बाद ही सस्पेंड वैल्यू जजमेंट एंड वेट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। सस्पेंड वैल्यू जजमेंट कि आपने उस वक्त तक किसी के बारे में फाइनल ओपिनियन नहीं बनानी जब तक आप उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना ले लो। सस्पेंड वैल्यू जजमेंट को फौरन, किसी को देखा नहीं या किसी को फर्स्ट गो में देखा, उसके बारे में इंप्रेशन जनरेट कर लिया। ठीक है, किसी का एक लेक्चर लिया, एक अपना इंप्रेशन जनरेट कर लिया कि यार ये पर्सन ऐसा है या ये पर्सन वैसा है। कहना चाह रहा है कि उस वक्त तक आपने किसी पर्सन के बारे में ओपिनियन नहीं बनाना जब तक आप उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन ना हासिल कर लो, या उसके सारे लेक्चर्स गो थ्रू ना कर लो, पूरी बुक गो थ्रू ना कर लो, या एटलीस्ट उस टॉपिक को कंप्लीटली अंडरस्टैंड ना कर लो। उससे पहले आपने उसके बारे में जजमेंट क्रिएट नहीं करनी। तो सस्पेंड वैल्यू जजमेंट एंड वेट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। जब तक आपको इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है,
जब तक आपको फाइनल इंफॉर्मेशन ना मिले उस वक्त तक आपने उसके बारे में कोई जजमेंट अपनी क्रिएट नहीं करनी, ठीक है जी। सो अलाउ योरसेल्फ टू एब्जॉर्ब एन इंटायर थॉट। सबसे पहले उसके बारे में जितनी भी थॉट्स हैं, जो भी आइडिया है, जो भी डिस्कशन है, जो भी टॉपिक है, उस सारे को पहले गो थ्रू करो। ओके ओके, आर सीरीज ऑफ थॉट, उसके बारे में और भी जो थॉट्स हैं पहले सारी थॉट्स को गो थ्रू करो, उसके बाद ये बात बनेगी, उसके बाद इसके बारे में कोई जजमेंट क्रिएट करनी है। अराइव एट कंक्लूजन नेचुरली एंड ग्रेसफुली। देखिए, अराइव एट कंक्लूजन नेचुरली एंड ग्रेसफुली। अब आपने जो नतीजे पे पहुंचना है वो आपने जोर जबरदस्ती नहीं पहुंचना, बल्कि नेचुरली जब सारी इंफॉर्मेशन लोगे तो आपके जहन में उसका एक नतीजा बन जाएगा, उसकी एक समरी बन जाएगी, उसके बारे में आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाएगा। तो कहना चाह रहा है कि अराइव एट कंक्लूजन, किसी के बारे में जो आपने हतमी जो नतीजा अखज़ करना है वो आपने नेचुरली कुदरत पे छोड़ दो, टाइम पे छोड़ दो। टाइम खुद ही आपको सिखाएगा कि ये पर्सन कैसा है या ये सब्जेक्ट कैसा है। क्योंकि किसी के सुनने, किसी के कह देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आप खुद नेचर सिखाएगी और इसमें टाइम लगता है। तो ये कहना चाह रहा है कि अराइव एट कंक्लूजन नेचुरली एंड ग्रेसफुली, उसको ओपनली एक्सेप्ट करो। और टाइम, कुछ चीज़ें हैं जो आपको 2 साल के बाद समझ आएगी, कुछ चीज़ें आपको 5 साल के बाद समझ आएगी, कुछ चीज़ें आपको अभी समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने का एक टाइम है, लेट द टाइम कम। अगर प्रॉब्लम ये होती है कि जो चीज़ आपने 40 साल में समझनी है वो अभी आप समझना शुरू कर दो, और जो आपने 2 साल बाद समझनी है वो अभी समझना शुरू कर दो। दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। ये कहना चाह रहा है, इससे आपने यू हैव टू अवॉइड, डोंट जंप टू कंक्लूजन टू सून। आपने बहुत जल्दी कोई नतीजा अखज़ नहीं करना, कोई आपने बहुत जल्दी किसी के बारे में ओपिनियन जनरेट नहीं करनी। यहाँ तो ओके हो गया जी। सो आई एम डन टिल हियर। देन आगे बेटा इलस्ट्रेशन 7.4 इज वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, ये मैं गो थ्रू करूंगा। 7.4 इलस्ट्रेशन ये मैं गो थ्रू करूंगा। इलस्ट्रेशन है और दिस इलस्ट्रेशन इज important for you. Illustration is important for you, ठीक है। I will go through this illustration. So the following illustration box includes some example phrases that could be used to help achieve specific objective in creating business listening, ठीक है। अब हम बिजनेस में जो लिसनिंग करते हैं वो किन वजूहात की बेस पे करते हैं, वो सारा यहाँ पर इलस्ट्रेशन बताएगा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे हम बिजनेस में लिसनिंग करते हैं। नॉट ओनली इन बिजनेस बट ऑल्सो इन अवर पर्सनल लाइफ। लेकिन यहाँ पे जो लाइन गिवन है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दी बिजनेस लिसनिंग, कि बिजनेस में जब हम लिसनिंग करते हैं वो किन फैक्टर्स की बेस पे, क्रिएटिव बिजनेस लिसनिंग जो करने किस फैक्टर्स की बेस पे करते हैं। तो फर्स्ट वन इज दी व्हाई लिसन जी, क्रिएटिव बिजनेस लिसनिंग। सो व्हाई लिसन, पहला है जी व्हाई लिसन, हम सुनते क्यों हैं जी, मुझे बताएं आप क्यों सुनते हैं। क्वेश्चन इज जी व्हाई वी लिसन, ये हम क्यों सुनते हैं। क्वेश्चन मैं आपको ये नीचे जो सिर्फ आपको बुलेट पॉइंट में डिस्कस करूंगा, उसके आगे जो फर्दर बुलेट पॉइंट है वो मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। सिर्फ जो व्हाई लिसन जी, तो मैं सिर्फ आपको मेन पॉइंट डिस्कस करूंगा, बाकी आप खुद अंडरस्टैंड कर लेंगे, इतने आप इस काबिल हो गए यू कैन अंडरस्टैंड योरसेल्फ। सो व्हाई लिसन, द क्वेश्चन इज व्हाई वी लिसन, हम क्यों सुनते हैं, क्यों सुनते हैं बताओ जरा। जस्ट हैव योर ओन ब्रेनस्टॉर्मिंग कि हम अब इट्स अबाउट टू फिनिश नाउ लिसनिंग पार्ट। व्हाई वी लिसन, लेट मी नो व्हाई वी लिसन, हम क्यों। द फर्स्ट वन इज दी ताकि टू बिल्ड अ रैपर्ड। रैपर्ड ये बिजनेस की टर्म है कि जहाँ पे हम कस्टमर के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप फैमिली रिलेशनशिप नहीं है, फ्रेंड का रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि कस्टमर रिलेशनशिप है। सो जहाँ पे हम बिजनेस रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जहाँ पे कंज्यूमर या क्लाइंट या कस्टमर रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड दी टू बिल्ड रैपर, ताकि हम उससे ताल्लुक इस्टेब्लिश, जिस तरह से टीचर वर्सेज स्टूडेंट, अब ये टू बिल्ड रैपर, ठीक है, ताकि ये रिलेशनशिप हमारा बरकरार रहे। तो रिलेशन बरकरार रखने के लिए आपको सुनना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट लिसन टू मी, मतलब यू आर नॉट एक्सेप्टिंग मी एज अ टीचर, एंड इफ आई डोंट गिव यू रिस्पॉन्स इट मीन आई एम नॉट एक्सेप्टिंग यू एज अ टीचर एज वेल, ठीक है जी। सो सबसे पहला क्या है, टू बिल्ड रैपर, प्रोफेशनल ताल्लुक बिल्ड करना। नेक्स्ट पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट। आप सिर्फ उसका ताल्लुक मेंटेन नहीं करना चाहते हो, बल्कि द मेन मकसद होता है कि आप उसका माइंडसेट रीड कर सको, उसका माइंडसेट, उसका नॉलेज, उसकी इंफॉर्मेशन उसके पास है क्या।
बंदा इंपॉर्टेंट नहीं है, आजकल के दौर में बंदा इंपॉर्टेंट नहीं, उसके पास नॉलेज कितना है, उसके पास इंफॉर्मेशन कितनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो सोचता क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये कहना है सेकंड इज टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट, आप उसका माइंडसेट चेक करना चाहते हो कि वो बंदा कितने पानी में है इनफैक्ट। तो थर्ड इज टू असेस कॉम्पिटेंस, अब सिर्फ आप उसका नॉलेज जज नहीं करना चाहते हो बल्कि आप उसकी सलाहियतें भी जज करना चाहते हो, उसकी स्किल भी चेक करना चाहते हो, क्या वो इस काबिल है। अच्छा, जो बाकी उसके पॉइंट्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन ये बाकी ये इंपॉर्टेंट है कि टू बिल्ड रैपिड, ये आपको पता होना चाहिए, टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अंडरस्टैंड होने चाहिए। लेकिन आगे जो फर्दर पॉइंट्स है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो थर्ड पॉइंट क्या है जी, सबसे पहला क्या है जी, टू बिल्ड रैपिड, आप मुझे क्यों सुन रहे हो, ताकि एक ताल्लुक बने टीचर वर्सेस स्टूडेंट। उसके बाद सेकंड, व्हेन यू आर कनेक्टेड विद मी, नो यू वांट टू लिसन टू मी, व्हाट आई थिंक, मैं सोचता क्या हूँ, मेरे पास नॉलेज कितना है, इंफॉर्मेशन क्या है, यू वांट टू अंडरस्टैंड मी। एंड फिर कॉम्पिटेंस होता है, फिर आप सिर्फ मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे बल्कि मेरी सलाहियतें भी चेक कर रहे हो कि मैं एक्सप्रेस कैसे करता हूँ, मैं बोल कैसे रहा हूँ, मेरा एक्सेंट कैसा है, क्या वो इस काबिल है कि इस पर्सन को सुना जा सके, क्या बंदे में ये सलाहियत है दैट दिस पर्सन प्रूव टू बी अ टीचर, क्या वो टीचर बनने के काबिल है। मतलब ये आप उसकी कॉम्पिटेंसीज भी चेक करते हो, उसकी एहलियत भी चेक करते हो, जिस तरह से ड्राइव आ गई है आपको, ठीक है, ड्राइव करना इज नॉट एक्चुअली, आप रोड पे कैसे ड्राइव करते हो, दैट इज कॉल्ड द कॉम्पिटेंस, कि आप उसको किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो, उसके लिए जो स्किल चाहिए वो भी आप चेक करते हो। उसके बाद टू सर्टेन इन्फॉर्मेशन, अब उसके बाद जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप वो उस इन्फॉर्मेशन पे आंखें बंद करके यकीन नहीं करोगे, आप उसका सर्टन भी करते हो, आप बुक से टैली करते हो, आप आई कैप के डिफरेंट और सोर्सेज चेक करते हो कि वाकई जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ये आई कैप के मुताबिक है कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन बुक के मुताबिक है कि नहीं, ठीक है जी। टू असेस टू अ सर्टेन इन्फॉर्मेशन, द लास्ट पॉइंट टू एम्पैथाइज, फिर आप जब सुनते हो तो आप अपने, वही बात है कि आप अपने लेवल पे रह के नहीं सुन रहे हो बल्कि आप मेरे लेवल पे आके सुन रहे हो या मेरे मुताबिक सुन रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड द टू एम्पैथाइज। तो फर्स्ट इज जी व्हाई वी लिसन, इसमें 5 पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट इज जी टू बिल्ड रैपिड, ताल्लुक इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले ताल्लुक बनेगा, आप मेरी बात सुनोगे, जिसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता आप उसकी बात भी नहीं सुनते हो, तो सबसे पहले टीचर वर्सेस स्टूडेंट का ताल्लुक होगा तो बात को सुना जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट टू बिल्ड रैपिड, द सेकंड इज आपका ताल्लुक तो बिल्ड हो गया मेरे साथ, उसके बाद आप मेरा माइंडसेट भी चेक करना चाह रहे हो, हाउ मच आई डू हैव द इन्फॉर्मेशन, हाउ मच आई डू हैव द नॉलेज, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। बंदे के पास नॉलेज होगा, बंदे के पास कुछ होना चाहिए, कोई एबिलिटी, कोई उसके पास नजर आए कि यार इस पर्सन के पास कोई नॉलेज है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो दिस इज कॉल्ड टू चेक द माइंड। थर्ड पॉइंट इज टू असेस द कॉम्पिटेंस, आप उस पर्सन की एबिलिटीज भी चेक करना चाहते हो, उसकी पर्सनैलिटी चेक करना चाहते हो, उसकी स्किल चेक करना चाहते हो कि बंदा इस काबिल है कि उस काम को परफॉर्म भी कर सके। द फोर्थ इज टू अ सर्टेन इन्फॉर्मेशन, फिर आप जो इन्फॉर्मेशन सुन रहे हो आप उसको बुक से काउंटर भी कर रहे हो कि वाकई बुक में ये लिखा है जो सर बता रहे हैं। एंड द लास्ट इज एम्पैथाइज, कि आप जो मेरी बात सुन रहे हो वो मेरे लेवल पे आके सुन रहे हो, ओके, और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके लेवल पे आके पढ़ा रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड द टू एम्पैथाइज, ठीक है जी। उसके बाद यूजिंग क्वेश्चन डेवलप अ कन्वर्सेशन, द नेक्स्ट बुलेट पॉइंट इज यूजिंग क्वेश्चंस टू डेवलप अ कन्वर्सेशन, यूजिंग क्वेश्चंस using questions to develop a conversation, ठीक है जी, ठीक है जी। यूजिंग क्वेश्चंस, यहाँ देखो ये सेकंड पॉइंट देख लो बेटा, सेकंड, कैन यू सी हियर यूजिंग क्वेश्चंस, कैन यू सी सेकंड पॉइंट क्या है जी, यूजिंग क्वेश्चंस टू डेवलप अ कन्वर्सेशन, ठीक है। आप क्वेश्चंस करते हो, क्यों क्वेश्चंस करते हो आप ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, आप क्वेश्चंस क्यों करते हो। पहला पॉइंट है थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट, इन्फ्लुएंसिंग। रिसर्च आई है कि जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन की नीयत से नहीं होते बल्कि वन अप होने के लिए होते हैं, कि ताकि क्लास में या बच्चों में या आप मतलब दूसरों की नज़रों में थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। तो इन्फ्लुएंसिंग होता है कि जहाँ पे आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो कि यार आई एम समथिंग, आप अपने प्रेजेंस शो करना चाहते हो, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड इन्फ्लुएंस, कि जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन पूछने की जो इस नेगेटिव, थोड़ा सा लिटिल बिट नेगेटिव, और ये रिसर्च है कि जो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्फ्लुएंसर के लिए पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज द कोचिंग, यहाँ पे कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं
कि जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन तो आपने पूछा, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो कभी क्वेश्चन नहीं पूछते, तो वो भी जब उसको गो थ्रू करते हैं तो वो भी सारा अंडरस्टैंड कर जाते हैं। मतलब कई बच्चे शाई होते हैं, दे आर नॉट एबल टू आस्क द क्वेश्चन। ठीक है जी। सो कोचिंग में होता है कि जब आप क्वेश्चन पूछे, सिर्फ आपका भला नहीं होता, सिर्फ आप उससे लर्न नहीं करते, बल्कि आपका जितने भी एसोसिएटेड लोग होते हैं, जो पूरा ग्रुप होता है, वो सारा उसको लर्न कर रहा होता है। तो दैट इज कॉल्ड द कोचिंग। द थर्ड इज मोटिवेटिंग। मोटिवेटिंग, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आप तो आपको मोटिवेशन चाहिए क्वेश्चन पूछने के लिए, और ये स्पीकर को शो करता है दैट यू आर मोटिवेटेड टू लर्न, दैट्स व्हाई यू पुटिंग मी द क्वेश्चन। और जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो इससे आपकी मोटिवेशन भी क्लियर होती है कि यस यू आर मोटिवेटेड टू क्लियर दिस टॉपिक, और फिर बाकी बच्चे जो क्वेश्चन नहीं पूछते वो भी मोटिवेट हो जाते हैं, यार अगर ये पूछ सकता तो मैं क्यों नहीं पूछ सकता, फिर हर एक क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। सो दैट इज कॉल्ड द मोटिवेटिंग फैक्टर। सो आई होप यू अंडरस्टूड। सो आई डिस्कस द 3 पॉइंट्स कि यूजिंग क्वेश्चंस टू डेवलप अ कन्वर्सेशन, कि हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों पूछते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लुएंसिंग, एक इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए, देखिए कि यू आर देयर, अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए, कि जहाँ पे जो रियल जो मकसद होता है प्रॉब्ली दैट इज नॉट द लर्निंग बट to get some noticeable figure among the students, a noticeable figure के लोग आपको जाने कि यार I am there, you want to show up yourself, that's called influencing. Second is motivating. No, second is coaching, जहाँ पे क्वेश्चन पूछने में वाकई ही सिर्फ आपका भला नहीं होता, बल्कि आपका जितने भी एसोसिएटेड लोग होते हैं, जो भी आपके साथ जो रिलेटेड होते हैं, सबका भला, और दैट्स कॉल्ड द कोचिंग फैक्टर. द लास्ट इज द मोटिवेटिंग. आई टोल्ड यू बिफोर के मोटिवेटिंग, जब आप क्वेश्चन पूछते हो, बार बार क्वेश्चन पूछते हो, तो इससे आपकी मोटिवेशन ज़ाहिर हो रही होती है कि यू आर रियली इंटरेस्टेड टू लर्न दिस वन. ओके, तो जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो इससे जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं वो भी मोटिवेट हो जाते हैं, यार ये क्वेश्चन पूछ सकता है तो वाई आई कांट, आई कैन ऑल्सो आस्क द क्वेश्चंस. सो दिस इज कॉल्ड द थर्ड पॉइंट, मोटिवेटिंग फैक्टर. अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट इज द बेटर लिसनिंग. बेटर लिसनिंग, बेटर लिसनिंग, मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ बेटर लिसनिंग. बेटर, हम बेटर लिसनिंग जिंदगी में क्यों करते हैं जी? क्वेश्चन इज हम जिंदगी में बेटर लिसनिंग क्यों करते हैं? सपोज अब मैंने कितने पॉइंट्स कर लिए अभी तक यहाँ पे जी? ये हो गया था आपका, पहले से हो गया था, ये भी हो गया, ये भी. अब मैं इस पॉइंट पर हूँ. तो बेटर लिसनिंग, मैं किस पॉइंट पर हूँ राइट नाउ? बेटर लिसनिंग. हम जिंदगी में बेटर लिसनिंग या एक्टिव लिसनिंग क्यों करते हैं? लाइक हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट तो कभी नहीं सकते. इंसान जिंदगी में कभी बेस्ट लिसनर नहीं बन सकता, उसको हमेशा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है. देखिए हम बेटर हो सकते हैं, गुड से हम बेटर हो सकते हैं, लेकिन हम बेस्ट नहीं बन सकते. इंसान परफेक्ट नहीं बन सकता. सारी ज़िंदगी भी लगे रहो तो आप 100% लिसनिंग नहीं कर सकते. इंसान की नेचर में नहीं है कि वो 100% कोई काम कर सके, उसमें कोई ना कोई फ्लॉज रह जाते हैं. ठीक है जी. सो बेटर लिसनिंग क्यों करते हैं? फॉर क्लैरिफाइंग इन्फॉर्मेशन, ताकि हम इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से क्लैरिफाई कर सकें कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इज ऑल अबाउट. डेफिनेटली आप बेटर लिसनिंग इसलिए करते हैं कि ताकि आप इन्फॉर्मेशन को, मेरे लेक्चर को जरा जान से बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें. ठीक है जी. सो दैट इज कॉल्ड द क्लैरिफाइंग इन्फॉर्मेशन. द सेकंड इज कीवर्ड्स. तो जब आप बेटर लिसनिंग करते हैं, अब आप मेरे लेक्चर को बेटर लिसनिंग कर रहे हो, तो जब आप बेटर लिसनिंग करते हैं तो फिर आप स्पीकर के कीवर्ड्स को पिक कर रहे होते हो. ओके, आपको मैं बताया था ना कीवर्ड्स, और वो कीवर्ड्स आपके ज़हन में स्टोर हो जाते हैं. तो फिर आपको वो कीवर्ड पूरी ज़िंदगी, आपको समटाइम कई ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो सारी ज़िंदगी आपको याद रहते हैं, और फिर आपको उस कीवर्ड्स की बेस पे आपको लेक्चर्स याद रहते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन याद रहती है. ठीक है जी. सो आप तभी जो है वो इन्फॉर्मेशन को याद रख पाते हो कि जब आप कीवर्ड्स को याद रखते हो. यहाँ तक कि कीवर्ड्स को याद रखते हो, तो आप कीवर्ड तभी याद रख सकते हैं कि जब आप एक्टिव या बेटर लिसनिंग करोगे. थर्ड पॉइंट इज दी क्लैरिफाइंग मोटिवेशन. यस, जब आप बेटर लिसनिंग करते हो तो आप अपनी मोटिवेशन क्लैरिफाई करते हो. यस, आई हैव टू अंडरस्टैंड, आई हैव टू लिसन, आई हैव टू क्लियर माई CA, आई हैव टू गो फॉर AFC. मैंने हर हाल में इसको करना है. तो बेटर लिसनिंग वही करेगा कि जो अपने मकसद में मोटिवेटेड होगा, जो अपनी मंजिल में मोटिवेटेड होगा, जो अपने ऑब्जेक्टिव में मोटिवेटेड होगा, जो चाह रहा होगा कि मैं एज सुन पॉसिबल अपने गोल को अचीव कर सकूँ. ठीक है जी. और द लास्ट इज सपोर्टिंग द स्टार्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन. ठीक है, तो जब आप बेटर लिसनिंग करते हो तो अब आप इस मूड में आ गए हो, अब आप इस मूड में आ गए हो कि अब आप सुनने के मूड में हो, मतलब अब आप इंफॉर्मेशन हासिल करने के मूड में हो. तो उससे स्पीकर मोटिवेट होता है. स्पीकर कहता है कि जब ऑडियंस इतनी मोटिवेटेड है, ऑडियंस मेरी बात को सुनना चाहती है, तो फिर स्पीकर जो है वो अपनी बात सही तरीके से
कन्वे कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप मेरे लेक्चर्स को सुनो ही ना, अगर आप मेरी बात को गो थ्रू ही ना करो तो फिर डेफिनेटली आई बिकम डिसर्टेड, आई बिकम डीमोटिवेटेड एंड आई विल नॉट मूव ऑन। ठीक है जी, सो आई होप यू अंडरस्टूड। सो हम बेटर लिसनिंग क्यों करें? द फर्स्ट पॉइंट इज जी टू बेटर अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन, टू बेटर अंडरस्टैंड द टॉपिक, दैट्स व्हाई वी डू हैव द बेटर लिसनिंग। नेक्स्ट इज कीवर्ड। जब हम बेटर लिसनिंग करते हैं तो हम कीवर्ड्स को चूज करते हैं और उनको स्टोर करते हैं और वो कीवर्ड्स की बेस पे हमें टॉपिक्स याद रहते हैं। उसके बाद हम जब बेटर लिसनिंग कर रहे होते हैं तो हमारी मोटिवेशन बड़ी हाई होती है, मोटिवेशन क्लियर होती है कि हमने बेटर लिसनिंग क्यों करनी है, इसमें क्यों खपना है, इसमें एफर्ट क्यों करनी है, इसमें टाइम क्यों लगाना है। ठीक है, आपकी एवरीथिंग इज क्लियर, योर मोटिवेशन, योर गोल इज क्लियर। एंड लास्ट इज सपोर्टिंग द स्टार्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन। जब आप लिसनिंग मूड, जिस तरह से अगर जुम्मे का एड्रेस खुतबा हो रहा है और मौलवी साहब, अच्छा पूरी ऑडियंस बैठी है, ठीक है, और मौलवी साहब का वेट हो रहा है, मतलब अब क्या है, वो खामोशी से बैठे, मतलब दे आर इनटू द एक्टिव लिसनिंग, बेटर लिसनिंग स्टेट। नो दे एक्सपेक्ट द स्पीकर शुड स्पीक, इमाम शुड स्पीक। ठीक है जी, सो दिस इज, या जिस तरह से जब आप टीचर के आने से पहले आप टीचर का वेट कर रहे होते हैं, होता है ना समटाइम्स कि आप टीचर का वेट कर रहे होते हैं कि फिजिकल क्लास में या 8 बजे क्लास स्टार्ट होनी है तो यू आर इन द क्लास, ये मतलब यू आर इनटू द लिसनिंग मूड। अगर आप लिसनिंग मूड में ना होते तो आप क्लास में ना होते। फिर यहां तो ओके हो गया जी। तो द लास्ट इज द समरी एंड क्लोजर, लास्ट इज द समरी एंड क्लोजर जी। सो अब यहाँ पे जगह नहीं है नीचे तो मुझे कहीं ऊपर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दूं आगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरह करके लिख देता हूँ, समरी एंड क्लोजर जी। समरी एंड क्लोजर, ठीक है जी। अब आपने अपनी बात को खत्म करना है तो आपने किस तरह से खत्म करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अभी, मैंने अपने लेक्चर को कंप्लीट करना है या जब भी आपने कन्वर्सेशन कंप्लीट करनी हो रही है तो आपने किस तरह से करनी है, द आइडियल वे जो आपने प्रेजेंटेशन देनी होती है। लेक्चर तो खैर इसमें फॉल नहीं कर सकता एज सच, लेकिन जो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि जब आपने बात को क्लोज करना है तो जिस तरह से गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं तो एकदम ब्रेक नहीं लगा देते, लाइक रोड पे जा रहे हो तो आप एकदम ब्रेक लगाओगे तो पीछे जितनी भी गाड़ियां आ रही होंगी वो ठोकेंगे आके पीछे से। ठीक है जी, सो एकदम ब्रेक नहीं लगानी, एकदम आपने टॉपिक क्लोज नहीं करना, बल्कि आपने स्लोली ग्रेजुअली क्लोज करना है। किस तरह से जी, इनिशिएटिंग द एंड। अगर आपको जहाज पे ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस हो या अगर आपको डेवो पे या अच्छी गाड़ियों पे, तो वहाँ पे जो एयर होस्टेसेस हैं वो हमेशा एक मैसेज करती हैं, वी आर अबाउट, यू आर गोइंग टू इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद पहुंचने से पहले लाइक 15 मिनट्स और 20 मिनट्स पहले से आपको इंटीमेट करना शुरू कर देंगे दैट वी आर अबाउट टू रीच इस्लामाबाद, ठीक है, वी आर अबाउट टू लैंड इन कराची या इन लाहौर। ठीक है जी, सो आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर करना कर देना कि नो वी आर अबाउट टू क्लोज द टॉपिक, अब ये टॉपिक खत्म होने के करीब है, ताकि थोड़ा आपको सुख का सांस आए। ओके जी, क्योंकि बड़ी खुशी होती है जब ये मैसेज आता है वी आर अबाउट टू रीच, वी आर अबाउट टू क्लोज द टॉपिक, तो यू फील सो हैप्पी एनफ जी। तो ये कहना चाह रहा है जी, इनिशिएटिंग द एंड। अब एंडिंग को जरा बताना शुरू कर दो दैट वी आर अबाउट टू रीच, वी आर अबाउट टू क्लोज, इनिशिएटिंग द एंड। देन द नेक्स्ट इज समराइजिंग। देन थोड़े से पॉइंट रिकैप कर दो कि आज मैंने सारा क्या डिस्कस किया, क्योंकि जो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन होती हैं वो उसमें हमेशा जो क्लोजिंग पे है जो उन सर्टेन पॉइंट्स को रिकैप किया जाता है कि पहले मैंने ये डिस्कस किया, फिर मैंने ये डिस्कस किया, फिर मैंने ये डिस्कस किया। ठीक है, सो पॉइंट्स को रिकैप करना होता है, पॉइंट्स को रिकॉल करना होता है, सो दैट इज कॉल्ड द समराइजेशन और समराइजिंग। उसके बाद पॉजिटिव, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रैवलिंग विद अस, होप टू सी यू अगेन। जब भी आप किसी अच्छी बस सपोज सर्विस में आप ट्रैवल करें तो डेवो में ट्रैवल, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रैवलिंग विद अस, होप टू सी यू अगेन। तो वो हमेशा एक थैंक यू का मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। तो अगेन जी, थैंक यू वेरी मच। जो अच्छे स्पीकर होते हैं वो भी ये कहते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, यू हैव टेकन योर प्रीशियस टाइम टू लिसन टू मी। देखिए ये होता है प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे मैनेजर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, अपना कीमती टाइम निकाल कर आते हैं, वो आपकी प्रेजेंटेशन सुनने आते हैं। थैंक यू वेरी मच दैट यू हैव टेकन योर प्रीशियस टाइम फॉर मी टू लिसन टू माई सेइंग, टू लिसन टू माई लेक्चर, लिसन टू माई इंफॉर्मेशन। सो आई एम होपिंग टू सी यू अगेन। सो आपने जो हमेशा जो क्लोज करना होता है वो पॉजिटिव लुक के साथ करना होता है, थैंक यू वेरी मच, कि उनको पॉजिटिव जेस्चर्स देने होते हैं, क्योंकि दोबारा जो उन्होंने आना है वो पॉजिटिव क्लोजर की बेस पे आना है। ठीक है जी, आई एम डन विद दिस इलस्ट्रेशन, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, सो दैट्स डन for this illustration, that was quite lengthy but I did it. Okay ji,
ओके जी, फाइन। ठीक है, तो आपको बाकी पॉइंट्स ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है उसके बीच में जो है, लेकिन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए हम सुनते क्यों हैं, हम क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं, हम बेटर लिसनिंग क्यों करते हैं, और फिर हम समराइजेशन क्यों करते हैं। ठीक है जी, क्लोज किस तरह से हमने करना होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको सिर्फ याद होने चाहिए या इनको आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड होना चाहिए। समटाइम आस्क्ड बाय द आई कैन दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ठीक है जी, ओके जी। उसके बाद ये न्यू टॉपिक है, वी हैव न्यू दैट्स कॉल्ड बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग। द न्यू टॉपिक इज द बैरियर्स टू द इफेक्टिव लिसनिंग। पहले बैरियर्स टू इफेक्टिव फीडबैक था, अब बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग में गो थ्रू करने लगा। यहाँ तक ओके है जी। दैट्स आवर लास्ट टॉपिक ऑफ लिसनिंग पार्ट। लेकिन आई थिंक ये कि हमारा एक लेक्चर और कंज्यूम कर जाएगा, उस लेक्चर में जाके टॉपिक कंप्लीट होगा लिसनिंग। सो हमने कितने अभी तक लेक्चर सिर्फ कंज्यूम कर दिए हैं लिसनिंग के ऊपर, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है सारा वो किस पे बेस कर रहा है, वो किस पे बेस कर रहा है बेटा, आपका जो फ्यूचर बेस कर रहा है वो कर रहा है लिसनिंग के ऊपर कर रहा है जी। सो दैट्स एट्थ है, और टोटल जो है आपके वो 9 है टॉपिक्स जी। सो आई एम सेकंड लास्ट टॉपिक एंड दैट इज द 8 है जी, दैट इज द बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग जी। बैरियर्स टू लिसनिंग। ठीक है जी जी। एक बात याद रखना बेटा, दुनिया में हर चीज के दो पर्सपेक्टिव होते हैं। सपोज आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, कि आप टीवी देखते हैं, आप सोशल मीडिया के 2 पर्सपेक्टिव हैं, यूट्यूब के 2 पर्सपेक्टिव हैं। आप उसको अच्छे वे में यूज़ करो तो वो इफेक्टिव बन जाएगा, आप उसको बुरे वे में यूज़ करो तो वो आपका बैरियर बन जाएगा। ठीक है, टीवी है, अच्छे वे में यूज़ करो इफेक्टिव है, उसको अच्छे वे में यूज़ ना करो वो आपका बैरियर बन जाएगा। तो कहना ये चाह रहा है कि वही जो पहले सारे प्लस पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं, जो सारे पहले हमने अच्छे पॉइंट्स को डिस्कस किया है, अगर उन्हीं पॉइंट्स को आप नेगेटिव कर दो तो वो सारे बैरियर्स बन जाएंगे। सपोज टाइम है, आपको अच्छी लिसनिंग के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, अगर आप टाइम नहीं देंगे तो वो बैरियर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद उस बार में डिस्कस करते हैं जिस तरह से रिक्वायर अ क्लियर माइंड। अगर आपका माइंड क्लियर है तो आपकी इफेक्टिव लिसनिंग होगी। अगर आपका माइंड पहले क्लियर है कि मैंने क्यों सुनना है, अगर आपका माइंड क्लियर नहीं है, आप डिस्टॉर्शन में है, डिस्ट्रैक्शन में है, तो फिर आपको बैरियर बन जाएगा। उसके बाद जी इमोशनल स्टेट, अगर इमोशंस आपके उसके साथ, अच्छा ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, बट आई होप यू अंडरस्टूड द बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग, कि वो सारे अच्छे पॉइंट अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, इवन वन ऑफ द पॉइंट वी डोंट फॉलो, वो बैरियर बन जाएगा, और जब तक वो बैरियर खत्म नहीं होगा आपकी लिसनिंग इंप्रूव नहीं होगी। आई होप यू अंडरस्टूड। सो लेट मी मूव ऑन। बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग जी। सो यू हैव ऑलरेडी लर्न द टेक्निक एसोसिएटेड विद एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग। आप ऑलरेडी टेक्निक सीख चुके हो, अब तक आप सीख चुके हो कि आपने इफेक्टिव और एक्टिव लिसनिंग कैसे करनी है। इट इज देयरफॉर लॉजिकल दैट द इनवर्स ऑफ दोस टेक्निक फॉर्म बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग। ठीक है, अब ये लॉजिकल है, समझ में आने वाली बात है कि अगर हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनवर्स, उनको रिवर्स कर देंगे, उनको हम नहीं फॉलो करेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, वो बैरियर्स बन जाएंगे टू दी इफेक्टिव लिसनिंग। इन दिस सेक्शन वी फोकस ऑन दी सम ऑफ दी स्पेसिफिक बैरियर्स। हम इस सेक्शन में उन सर्टन बैरियर्स को हम फोकस करेंगे। द फर्स्ट वन इज द टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर। ठीक है जी। सो किससे लिखूं टाइम जी, मैं रेड ब्लैक से लिख देता हूँ। ठीक है जी। सो फर्स्ट वन इज द टाइम फैक्टर जी। टाइम फैक्टर जी। तो फर्स्ट वन इज द टाइम फैक्टर जी। ओके, सो इफेक्टिव लिसनिंग कैन बी रश्ड। अब आपको पता है जो अच्छी लिसनिंग करनी होती है, सपोज आपने मेरे लेक्चर को अंडरस्टैंड करना है, इस लेक्चर को, तो आप जल्दी में नहीं कर, जल्दी काम शैतान का काम है, आप रश नहीं कर सकते। अच्छी लिसनिंग के लिए आपको सब्र करना पड़ेगा, अच्छी लिसनिंग के लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप ये समझो, ये बोलो कि टाइम भी स्पेंड ना करूँ और मेरा सीए हो जाए या मैं सारे लेक्चर अंडरस्टैंड करूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपके बीसी के अभी तक 50 लेक्चर हो गए हैं तो आपको 50 लेक्चर्स तक 50 मतलब 50 आवर्स यू हैव टू स्पेंड।
इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप 2 घंटों में 50 लेक्चर गो थ्रू कर ले, इट इज़ इम्पॉसिबल। अगर आपने अर्तुगरुल की 500 एपिसोड देखनी है डिफरेंट सीजन्स की, तो आपको इतना ही टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। हाँ तो ओके जी। तो ये कहना चाह रहा है कि effective listening cannot be rushed. You have already seen how the speaker must be afforded time to make their point fully and without interruption. आपने देख लिया कि मैं कितनी मेहनत के साथ, स्पीकर कितनी मेहनत के साथ अपना टाइम निकालता है और अपना पॉइंट एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करता है एंड विदाउट इंटरप्शन, और कोई इंटरप्शन बीच में इन्वॉल्व नहीं करने की कोशिश करता। ठीक है, यू हैव लर्न कि स्पीकर कितनी कोशिश करते हैं, टीचर कितनी कोशिश करते हैं कि आपको पहले तो वो टाइम स्पेंड करते हैं, डेली टाइम स्पेंड करते हैं आपके साथ, वो मतलब लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं और फिर विदाउट इंटरप्शन करते हैं। अगर वो खुद इतनी एफर्ट कर रहे हैं, यू एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू। फर्दर मोर, यू हैव सीन हाउ फीडबैक इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। और आपने ये भी देखा है कि फीडबैक कितना इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव लिसनिंग। हम पढ़ चुके हैं फीडबैक, कि फीडबैक कितना इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव लिसनिंग में, एंड दैट द कंफर्मेशन प्रोसेस आल्सो टेक। और ये अच्छा जो फीडबैक है और जो कंफर्मेशन हमने पढ़ा था, अच्छा जो फीडबैक है और अच्छा यस आई अंडरस्टूड और अच्छा फीडबैक भी, आपको अच्छा फीडबैक के लिए क्या जरूरी है, आपको टाइम देना पड़ेगा। जब तक आप उस चीज़ को टाइम नहीं देंगे, आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड, दुनिया में कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए आपको उसको टाइम देना ही पड़ेगा। जितना टाइम देंगे इतना ही वेल एंड गुड, जितना टाइम कम देंगे इतना ही आप उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे जी। विद टुडेज बिजी लाइफस्टाइल एंड इन पर्टिकुलर द हाई प्रेशराइज कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट। ठीक है जी, आजकल जो हमारा जो लाइफस्टाइल बहुत बिजी हो गया है, बट आई मस्ट से लोग बिजी डू नथिंग, बहुत बिजी हैं हम लोग, हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लैपटॉप पे, मोबाइल पे। देखो तो क्या कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, दूसरों के स्टेटस देख रहे हैं, देखो तो व्हाट्सअप अननेसेसरली यूज किया। मतलब हम बिजी हैं लेकिन हम प्रोडक्टिव बिजी नहीं है। ये नेशन प्रोडक्टिव बिजी नहीं है, हम बहुत काम कर रहे हैं लेकिन डू नथिंग, अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिव काम ऐसा नहीं कर रहे हैं। So with today's busy lifestyle in particular the highly corporate pressurized corporate, अब जो हमारा जो कंपनी का एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम काम करते हैं, वहाँ पे बड़ा प्रेशर होता है, बड़े टास्क होते हैं, बड़ा काम करना होता है, टाइम लिमिटेड होता है और टास्क आपके पास ज़्यादा होते हैं। पीपल ऑफन फील दैट टू स्लो डाउन एंड इन्वेस्ट टाइम इन लिसनिंग इज नॉट बीइंग इम्पोर्टेंट। आजकल लोग समझते हैं यार लिसनिंग ये फजूल। इस वजह से आजकल आजकल देखो आप जितनी भी वीडियोस बनती हैं, आप टिकटॉक क्यों पॉपुलर हुए, आप क्यों पॉपुलर हुए हैं? आप YouTube इतना पॉपुलर नहीं है जितना टिकटॉक है। क्यों है? क्योंकि उसमें जो वीडियोस की मैक्सिमम लिमिट 1 मिनट है। अब इंसान 10 मिनट की वीडियो भी गो थ्रू नहीं कर सकता, 50 मिनट्स की वीडियो भी गो थ्रू नहीं करना चाहता। उसको शॉर्ट टाइम चाहिए, शॉर्ट लिसनिंग, शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम मैसेज, शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम मैसेज, जो कि अगर आप रियली वे में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप शॉर्ट टाइम में कोई बड़ा मैसेज गेन कर लें। दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि आपने सपोज CA करना है तो आप 1 मिनट में वीडियो बनाएं और आप सारा मैसेज डिलीवर कर दो। इट इज इम्पॉसिबल। 1 घंटे का मतलब 1 घंटा आपको स्पेंड करना ही करना है, और आई हैव टू स्पेंड 1 आवर इवन फॉर यू। ठीक है जी। They miss a point that listening is active, increases productivity and enhance। जो ये समझते हैं कि यार लिसनिंग में टाइम नहीं खपाना चाहिए, it's not so productive, it's not so beneficial, वो क्या कहते हैं, वो पॉइंट को मिस कर देते हैं। that listening is active, कि लिसनिंग जो है ना आपको एक्टिव रखती है, आपकी नॉलेज को इंक्रीज करती है, इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी, आपकी ज़िंदगी में परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, आपकी मार्क्स ज़्यादा आते हैं, एनहांस, और आपका रिलेशनशिप दूसरों के साथ इंप्रूव होती है। जब दूसरों की बात को गौर सुनते हैं तो उनका आपका रिलेशनशिप इंप्रूव होता है। इंश्योर यू मेक टाइम टू लिसन एंड अवॉइड conversation, avoid initiating conversation when you know you will not have sufficient time to effectively engage and actively listen। ठीक है जी। ensure that you must ensure you make time to listen। आप पूरी कोशिश करो कि आप टाइम निकाल के सुनो, जिस तरह मेरे लेक्चर्स हैं या बाकियों के लेक्चर्स हैं, आप टाइम निकाल के उनको सुनो। एंड अवॉइड इनिशिएटिंग कन्वर्सेशन, और दूसरों के साथ उस वक्त कन्वर्सेशन ना करो कि व्हेन यू नो यू विल नॉट हैव सफिशिएंट, आपके पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल नहीं है टू एक्टिवली इंगेज एंड लिसन देम। एक्टिवली इंगेज एंड एक्टिवली लिसन देम, टू इफेक्टिवली इंगेज एंड एक्टिवली लिसन, कि आप उनके साथ इफेक्टिवली इंगेज हो सकते हो और उनको एक्टिवली आप सुन सकते हो। तो जब तक आपके पास टाइम नहीं है तो किसी से कन्वर्सेशन करने की जरूरत ही नहीं है। पहले देख लो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अगर टाइम है तो कन्वर्सेशन करो, अगर टाइम नहीं है सो नो नीड फॉर द फर्दर कन्वर्सेशन। यहाँ तक ओके हो गया जी। देन नेक्स्ट इज जी देन रिक्वायर्स अ क्लियर माइंड। द नेक्स्ट इज रिक्वायर्स अ क्लियर माइंड जी, requires a clear mind।
जी रिक्वायर्स अ क्लियर माइंड, ठीक है। टाइम के साथ क्या होता है जी, एफर्ट लगती है प्लस कंसंट्रेशन। आपको टाइम में एफर्ट लगानी पड़ती है, ये नहीं है आप, ये भी मिस्टेक है हम बैरियर, एक और बड़ी बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम टाइम तो लगा रहे होते हैं, आप जो मेरे लेक्चर टाइम तो लगा रहे हो, लेकिन शायद आप उसको सुनने में इतनी एफर्ट ना लगा रहे हो, और सुन एफर्ट भी लगा रहे हो लेकिन शायद आपका ध्यान कहीं और हो। तो सिर्फ टाइम लगाना मकसद नहीं होता, टाइम के साथ उसमें उसके लिए मेहनत भी करनी होती है। लाइक आप बैठे हैं, सपोज आप बैठे हैं, ओके, यू आर लिसनिंग माई लेक्चर, यू आर स्पेंडिंग टाइम 1 आवर, लेकिन आप इतनी एफर्ट ही नहीं कर रहे, आप कभी इधर देख रहे हैं कभी इधर देख रहे हैं, आप फुली कंसंट्रेट ही नहीं कर रहे, आप एफर्ट ही लगा रहे हैं। और आप एफर्ट तो लगा रहे हैं, आप गौर से बैठे हैं, ध्यान से एक्टिवली बैठे हैं, लेकिन आप गौर से सुन ही नहीं रहे हैं, यू आर नॉट एक्टिव इन टू माई लेक्चर। सो दोनों चीज़ें होंगी तभी आपकी बात बनेगी। अगेन कई लोग ऐसे हैं जो टाइम तो लगा रहे होते हैं लेकिन इन चीज़ों में सेक्रीफाइस कर जाते हैं। अगर आपने एक भी चीज़ में सेक्रीफाइस कर लिया तो फिर वो क्या बन जाएगा, आपका बैरियर बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज दी रिक्वायर्स अ क्लियर माइंड। वही बात है कि सुनने से पहले, कोई भी काम करने से पहले आपका माइंड 100% क्लियर होना चाहिए कि आप वो काम कर क्यों रहे हो, आपने जिंदगी में पहुंचना क्या है, आपकी मंजिल क्या है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। कहना चाह रहा है रिक्वायर्स अ क्लियर माइंड विथ सो मेनी एक्टिविटीज एंड चॉइसेस, with so many activities and choices available to us in an increasingly diverse and accessible words। ठीक है, अब हमारे पास इल्ला माशाल्लाह ड्यू टू टेक्नोलॉजी इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आई एम सो सरप्राइज कि हम एक काम करने बैठते हैं, ओके, तो हमें सारी नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाती हैं, हम उस काम को छोड़ के उन कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। कहना चाह रहा है कि आजकल हमारे पास इतनी चीज़ें करने के लिए इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आपका माइंड डिविएट हो जाता है, आपका माइंड अपने रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव, अपने रिक्वायर्ड मकसद में नहीं रहता बल्कि कुछ और मकसद उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। वी कैन विद सो मेनी एक्टिविटीज एंड चॉइसेस अवेलेबल टू अस इन इंक्रीजिंगली डिवर्स एंड एक्सेसिबल वर्ड्स। आजकल हमारे पास वर्ड बहुत एक्सेसिबल हो गई है, हमारे पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। वी आर ब्लेस्ड विद वैरायटी एंड इंगेजमेंट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, और हम इतने ब्लेस्ड है कि हमारे पास मल्टीपल वैरायटीज अवेलेबल है और मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल है। हाउ दिस कुड मीन दैट आवर माइंड आर फुल टू बर्स्टिंग विद आइडियाज, इंटरेस्ट एंड प्रॉब्लम। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा माइंड एक जगह पे स्टिक हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अब हमारा माइंड डिविएट होता रहेगा, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये। ठीक है, क्योंकि आपका मल्टीपल ऑप्शन है, आप एक चीज पे स्टिक होना आपके लिए प्रॉब्लम है। ये आजकल दो का सबसे बड़ा, इस दौर का जो सबसे बड़ा इश्यू है वो क्या है जी, आप एक चीज के लिए माइंड बनाते हो, आप उसको अचीव करने लगते हो, साथ ही एक अच्छी ऑप्शन आ जाती है जो आपको उससे अच्छी लगती है, आप उसमें मूव कर जाते हो। अभी आपने उस पर क्लिक ही की है, आप उसको देखने लगे हो, आपको उससे कोई और अच्छी चीज दिखाई जाती है, फिर आप उस पर क्लिक करना शुरू कर देते हो, तो आपका माइंड डिविएट रहता है, आपका माइंड एक चीज पे तो फोकस ही नहीं रहता। दिस द बिगेस्ट, कहना चाह रहा है कि कामयाबी का जीना यह है कि आप एक चीज को पकड़ो, उस चीज पे 100% फोकस करोगे तो बात बनेगी। अगर आप मल्टीपल चीजों पे फोकस करोगे तो फिर आप नाकाम हो जाओगे। ठीक है जी, सो यू नीड टू क्लियर योर माइंड ऑफ ऑल द डिस्ट्रैक्शंस और एटलीस्ट टेम्परेरी पार्क देम। ठीक है जी, अब आपको पता होना चाहिए कि आपका माइंड क्लियर तभी होगा कि जब आप सारी डिस्ट्रैक्शंस को अपनी जिंदगी से रिमूव करोगे उस टाइम पे जब आप उस चीज को सुन रहे हो। जी, यू नीड टू क्लियर योर माइंड ऑफ ऑल द डिस्ट्रैक्शन, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन सबको रिमूव करो, जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उन सबको रिमूव करो। ये डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ की सत्यानाश करते हैं, और हर वो चीज जो आपको आपके मकसद में हेल्प आउट नहीं कर रही है, जो आपको हर वो चीज जो आपको आपके मकसद से हटा रही है, इस कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। गल समझ आ गई जी। अर्ली टेम्परेरी पार्क, या अगर आप उसको रिमूव नहीं कर सकते तो उनको फॉर टाइम बीइंग टेम्परेरी पार्क कर दो, बाद में देखा जाएगा, इन चीजों को बाद में देखा जाएगा। राइट नाउ आई जस्ट हैव टू फोकस अपॉन वेयर आई हैव टू फोकस अपॉन। जी, okay, to free the mind for full engagement in active, to free the mind for full engagement in active listening, ताकि आपका माइंड फुली फ्री हो जाए आप उस चीज को एक्टिवली परफॉर्म करने में। ठीक है, टू फ्री योर माइंड, टू फ्री द माइंड फॉर फुल एंगेजमेंट इन एक्टिव लिसनिंग, ताकि आपका माइंड फुली तौर पे एंगेज हो जाए उस काम को परफॉर्म करने में। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। रिक्वायर क्लीन माइंड्स मीन कि आपका माइंड फुल्ली उस चीज में इन्वॉल्व होना चाहिए, फुल्ली इन्वॉल्व होना चाहिए, और आपका माइंड
मल्टीपल डायरेक्शन में डिवेट ना करें। आप एक काम आप सीए शुरू किया, सीए अब कुछ अरसे के बाद आप जो ना बिजनेस का शुरू कर दो, या सीए के साथ आप बीए भी शुरू कर दो, बीकॉम भी शुरू कर दो, ना आप उधर कराओगे ना आप इधर कराओगे। जो लड़के साथ ये काम शुरू करते हैं मतलब दे आर नॉट कन्फर्म्ड कि वो ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वो फिर इसमें फिर आपने जब करना है तो करना है यार, 100% करना है तो करना है, इसमें क्यों डिबेट करने वाली कौन सी बात है। मतलब इसका मतलब है कि आप अपने ही बिलीफ में वीक हो के पता नहीं यार मुझसे ये सी होगा या नहीं होगा। द नेक्स्ट इज द इमोशनल स्टेट, दैट इज द इमोशनल स्टेट। इमोशनल स्टेट जी वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन्स आर इमोशनल पीपल विद फीलिंग्स। हम लोग इमोशनल बीइंग्स हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं दूसरों के लिए, सिंपैथी है, हमदर्दी है, हम दूसरों के लिए सोचते हैं, दर्द रखते हैं, ऐसा ही है ना जी। अगर ये चीज़ें ना हो तो फिर ओके इंसानियत के दर्जे से चीज़ गिरा देती है कि अगर उसमें ये चीज़ें ना हो। आपको पता है एमिगडाला एक है कि जो फीलिंग्स, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, एमिगडाला, ये एमिगडाला, ठीक है जी। ये आपका फीलिंग से रिलेटेड है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए डिफरेंट फीलिंग रखते हो, अपने भाई के लिए डिफरेंट फीलिंग रखते हो, अपने दोस्त के डिफरेंट फीलिंग्स रखते हो, इमोशंस रखते हो, ऐसे ही ना। तो हम जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है उसके साथ हम एक खास किस्म के इमोशंस रखते हैं, खास किस्म की फीलिंग्स रखते हैं। ये कहना चाह रहा है ह्यूमन्स आर इमोशनल पीपल विद फीलिंग्स। हम इमोशन से भरे हुए हैं, हम फीलिंग से भरे हुए हैं। ये और बात है कि वो अच्छी भी हो सकती हैं, वो अदर वे अराउंड भी हो सकती हैं, लेकिन हम इमोशन से भरे हुए, फीलिंग से भरे हुए। इमोशनल इंपैक्ट ऑन कम्युनिकेशन, ये आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आगे बता रहा है, ये इमोशन आपकी कम्युनिकेशन पे इम्पैक्ट करते हैं, असरअंदाज होते हैं। तो फर्स्ट वन इज डायरेक्ट। आप डायरेक्ट है, आप मेरे से जो लेक्चर ले रहे हो, अब मेरे लेक्चर के बाद आपको कुछ डायरेक्ट इमोशंस मिलने वाले हैं। जब आप उस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करते हो तो वो आपको जो डायरेक्ट इमोशंस, जो डायरेक्ट आपको फीलिंग्स ट्रांसफर करता है। लाइक मेरे लेक्चर के बाद, किसी और के लेक्चर के बाद, जब किसी पर्सन से आप बात करते हो तो उस पर्सन से बात करने के बाद आपको जो डायरेक्ट फीलिंग्स मिलती हैं, जो डायरेक्ट इमोशन मिलते हैं, तो दिस इज यू मीन टू से डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू द इमोशनल कनेक्शन बिटवीन पीपल कम्युनिकेटिंग एंड सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस। जब आप उस सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं तो कुछ डायरेक्ट इमोशंस का तबादला हो रहा होता है, तो डायरेक्ट फीलिंग, वो डायरेक्ट इमोशंस आपकी कम्युनिकेशन पे इंपैक्ट कर रहे होते हैं। इनडायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंस such as the family, friend and a press। सपोज आप मेरे लेक्चर लेने आए हो, यू आर इन द क्लास, यू आर राइट नाउ लिसनिंग माय लेक्चर, लेकिन अभी आप लड़ के बैठे हो सपोज, या आपके पेरेंट्स ने आपको डांट डपट की है, अब आपके जहन में वो चीजें चल रही होंगी और वो चीजें में इस लेक्चर पे आपको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस, वो चीजें जो है ना इस लेक्चर पे इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही होंगी। उसमें मेरा तो कसूर नहीं है, लेकिन आप मेरे लेक्चर के अंडरस्टैंड करने में चीज़ों को भी ऐड अप कर रहे होंगे। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आप अच्छे मूड में नहीं है, या अगर आप बहुत ही अच्छे मूड में हैं, तो वो भी इनडायरेक्ट है कि उसमें मेरा कमाल तो कोई नहीं था कि आप पीछे से अच्छे मूड में आए या आप पीछे से बुरे मूड में, उससे मेरा भी कोई कसूर नहीं है। तो ये कहना चाह रहा है कि अब ये जो इनडायरेक्ट इमोशंस हैं ये भी आपके लर्निंग में, आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी लिसनिंग में, आपकी स्पीकिंग में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। सपोज मैं आपको लेक्चर डिलीवर करने आया हूँ और अगर मैं किसी प्रॉब्लम के साथ, किसी चैलेंज के साथ आया हूँ, तो फिर वो शायद मेरे लेक्चर पे इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हो, ओके। या अगर बहुत अच्छे मूड में आया हूँ तो वो भी मेरे लेक्चर पे इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होएगा, ठीक है। ये कहना चाह रहा है एक अच्छा स्पीकर जो होता है या जो अच्छा लिसनर होता है वो इन दोनों को बैलेंस आउट करके चलता है, ठीक है। अगर नेगेटिव इमोशंस हैं तो वो नेगेटिव इमोशंस अपने घर पे रखता है। अगर नेगेटिव फीलिंग, लेकिन हम इंसान हैं, हमारे साथ ये चलते होना के लिए ये चाहिए। आप प्रेजेंट करने आए सपोज यहाँ पे, अभी आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप साइड पे रखें और यहाँ पे बिल्कुल आप अपने आप को न्यूट्रल होकर शो करें। लेकिन हम इंसान हैं, हम ऐसा सम टाइम बड़ा मुश्किल होता है ये करना। ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद होता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन आप फिर भी बोलें ऑल इज़ वेल। सपोज आपके घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या आपके दोस्त से लड़ाई हो गई है, कोई पूछे हाँ जी क्या हाल है, सब ठीक चल रहा है, आप बोलें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन इस मकाम तक पहुंचने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, हैविंग सो मेनी प्रॉब्लम इन लाइफ, स्टिल यू से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। इसके लिए आपको वो मकाम चाहिए, या आपको एटलीस्ट आपको लाइफ में एक्सपीरियंस चाहिए कि आपको पता हो कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल। जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं वो उनको एक कमाल हासिल होता है, जो अच्छे लिसनर्स होते हैं उनको भी ये कमाल हासिल होता है
कि वो अपनी इस तरह की जो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स होते हैं उनको कंट्रोल करके बिल्कुल न्यूट्रल होकर वो कम्युनिकेशन कर पाते हैं। अगर ये इमोशंस आप ही कम्युनिकेशन में आ गए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये कहना चाह रहा है कि वो आप ही कम्युनिकेशन के लिए बैरियर बन जाएंगे। फिर आपने मेरे लेसन को अंडरस्टैंड करना है, फिर आपने डायरेक्ट इमोशन में इन्वॉल्व हो जाना है या आपने इनडायरेक्ट इमोशंस में इन्वॉल्व हो जाना है। ठीक है जी। तो ह्यूमर्स आर इमोशनल पीपल विद फीलिंग, पीपल इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन। जी अगेन जी, डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू इमोशनल कनेक्शन बिटवीन पीपल कम्युनिकेटिंग जिसका जब हम डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो डायरेक्टली भी आप पे इमोशन को जो इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। इनडायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंस फैमिली फ्रेंड्स एंड प्रेस। ठीक है जी। जो प्रेस, आजकल जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनको प्रेस बड़ा इम्पैक्ट कर रहा होता है। जिस तरह से अगर टीवी पे कोई ऐसी न्यूज़ है जो नेगेटिव है, जो आपके लिए इतना लाइक आपकी कंट्री अगेंस्ट कोई बात की जा रही है, या लोग जो है ना वो कोई नेगेटिव बिहेव कर रहे हैं, तो वो भी बड़ा इम्पैक्ट करता है, तो उससे आपका मूड भी ऑफ हो सकता है। तो इसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, इनडायरेक्टली बल्कि इम्पैक्ट होता है आपकी लिसनिंग के ऊपर या लर्निंग के ऊपर। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव लिसनिंग दैट यू सप्रेस इमोशन एंड रिमेन ऑब्जेक्टिव और प्रोफेशनल। ये कहना चाह रहा है कि बिजनेस कम्युनिकेशन में देखिए कस्टमर को अपने मकसद से कंसर्न है, आपको मेरे लेक्चर से कंसर्न है, मेरी ज़ाती ज़िंदगी में क्या चल रहा है आपको कोई कंसर्न नहीं, आपको कोई हमदर्दी नहीं है उसके साथ। जस्ट सेम विद यू। ओके कि अब आपने लिसनिंग करनी है, मुझे आपकी ज़ाती ज़िंदगी से इतना कंसर्न नहीं है, मुझे इससे कंसर्न है कि आप मेरे लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करो और प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करो। अब कोई बोले जी मेरा नेट प्रॉपर नहीं आ रहा, या कोई बोले जी सब मुझे इस टाइम में नींद बड़ी आ रही होती है, वो आपका हेडेक है, उसको आपने खुद रिजॉल्व करना है, उसमें स्पीकर कुछ नहीं कर सकता। तो ये कहना चाह रहा है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव लिसनिंग दैट यू सप्रेस इमोशन एंड रिमेन ऑब्जेक्टिव प्रोफेशनल। कि जब तक आप अपने मकसद में ऑब्जेक्टिव, आप अपने मकसद को आगे नहीं रखेंगे, आप प्रोफेशनल होकर बात नहीं करेंगे, अपनी पर्सनल चीज़ों को साइड पे नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगी। अगर आपने पर्सनल चीज़ों को बीच में इन्वॉल्व कर दिया, अगर पर्सनल इमोशंस को आपने इन्वॉल्व कर दिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ये बैरियर बन जाएगा आपकी कम्युनिकेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। आई एम गोना कंटिन्यू माई नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम द बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग। तो मैंने आज 3 पॉइंट्स कवर किए हैं। टाइम रिक्वायर्स अ क्लियर माइंड एंड इमोशनल स्टेट, उससे पहले मैंने डिस्कस किया, इलस्ट्रेशन को डिस्कस किया, और उससे पहले मैं फीडबैक का जो टॉपिक रहेगा तो वो मैं डिस्कस किया। तो वी हैव कवर्ड अ लॉट। देखिए बड़ा टेक्निकल मैंने डिस्कस किया है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर इन अ वेरी गुड वे। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया बैरियर्स टू इफेक्टिव फीडबैक डिस्कस किया, आपको पता ही है, बैरियर्स को डिस्कस किया। उसके बाद हमने इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किया, उसके बाद इलस्ट्रेशन को डिस्कस किया, उसके बाद फिर हमने बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग को डिस्कस किया, उसके 3 पॉइंट को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच। ओके अगेन, so I'm going to come to you to continue this lecture, to continue this topic, and inshallah in next lecture I'm expecting to finish it will be finished, listening part will be finished, and as well as speaking part a little bit we will touch as well. ठीक है जी। So thank you very much, take care, Allah Hafiz.